जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका MPASI का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपके पास मात्र कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का कम से कम और 12वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके कंधों पर सितारे चमकने लगेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इस पोस्ट के लिए सिलेबस के बारे में इतना भ्रम फैलाया जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। जबकि नया जीओपी आया है, उसमें सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन कोर्स बेचने वाले मान नहीं रहे भाई। बिल्कुल बड़े-बड़े चैनलों को मैंने देखा कि उसका पुराना सिलेबस आपको जो है चिपका दे रहे हैं। अब देखिए, मैं इसके जो है बारे में पूरा बात करूँगा आपका। तो इस नाम से आती है, यहाँ पर क्या रहता है, पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के अंतर्गत आती है। सूबेदार सचिवीय मतलब ये मिनिस्ट्रियल कैटेगरी स्टेनोग्राफर के लिए आती है। और एएसआई जो है वो भी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में आती है, मतलब ये पुलिस विभाग के बाबू होते हैं। जैसे अपन आम भाषा में बोलते हैं ना, बाबू क्लर्क, क्लैरिकल जॉब है लेकिन पुलिस विभाग की जॉब है, वर्दी मिलती है आपको। इसमें सबसे बड़ी बात है फिजिकल नहीं होता। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको सिलेबस पर लेके चलता हूँ, फिर बाकी की जानकारी बाद में दूंगा। जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल विषय हो गया है कि सिलेबस इसका क्या है, फिर आयु के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, पिछले वर्ष ये पिछले वर्ष सॉरी, ये सिलेबस था जो कि बहुत ही खूबसूरत सिलेबस था, और इससे अच्छा सिलेबस मैं नहीं मानता कि कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपका 25 नंबर का आता था, सामान्य हिंदी आपका 25 नंबर का आता था, गणित आपका जो है 10 नंबर का आता था, और कंप्यूटर ज्ञान क्योंकि लिपिक वर्ग का है, क्लैरिकल है, तो 40 नंबर का कंप्यूटर आता था। बहुत ही शानदार सिलेबस हुआ करता था, लेकिन बच्चों के साथ अब कर दिया गया है थोड़ा सा इसमें मजाक, ट्विस्ट। ये सिलेबस इस बार फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं अभी कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, और मेरी पहचान इतनी ज़्यादा है नहीं मोहन यादव जी से और हमारे गृह मंत्री जी से और पुलिस के जो महानिरीक्षक हैं उनसे, मध्य प्रदेश के, उनसे मेरी सेटिंग तो है नहीं भाई। ये मेरी डायरेक्ट बात होती, उठना बैठना है, तो बिल्कुल मैं जो बताऊंगा वो सत्य होगा। लेकिन मैं 99% चांस बता रहा हूँ, चांस क्या, 99% सही बता रहा हूँ, बल्कि 99.99% मैं सही बता रहा हूँ आपको जो भी जानकारी दूंगा। 0.1% जो है अगर ये सिलेबस आ गया, जो कि मैं भगवान से मना रहा हूँ कि यही वाला सिलेबस आए, लेकिन इस सिलेबस के आने की 0.01% ही संभावना है। 99.99% जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ वो सिलेबस आने की संभावना है। तो आप ध्यान से समझिए, ये सिलेबस नहीं आने वाला। तो आपके नए सिलेबस में क्या होगा, आपने अच्छा आबकारी का फॉर्म तो भरा होगा। अब आप बोल रहे होंगे सर जी आप ये जो है एएसआई बताते बताते आबकारी कहाँ पहुँच गए। तो आबकारी इसलिए, अच्छा कांस्टेबल का याद है आपको, आबकारी का कांस्टेबल का जो उनका सिलेबस है ना, सेम टू सेम इसमें सिलेबस चिपका दिया गया है। कुछ और परिवर्तन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब पूरा बताइए, पूरा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका सेक्शन 1 आता है, ये 40 नंबर का होता है। इसमें आपका क्या क्या रहेगा, एक तो जीके रहेगा और एक रहेगा आपका रीजनिंग। जीके में भी आपका जो नई एजेंसी है वो एमपी जीके पर खास फोकस दे रही है। तो आपके इसमें 40 नंबर में से कम आपके मान लीजिए कि जीके के क्वेश्चन रहेंगे 15, और 15 में भी एमपी जीके आप मान सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन आपके एमपी जीके के रहेंगे। पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है, 4-4 5-5 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है। वो छोड़ने के लिए पूछ रहा है, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है। नई वाली एजेंसी का पूरा मैंने पूरे पेपर्स उसके देख लिए, बहुत ही शानदार जो है क्वेश्चन पेपर सेट कर रही है। लेकिन उसमें एक खामी है कि वो करंट अफेयर्स बहुत पुराना पूछ रही है। और एमपीजी के जो अभी तक नहीं पूछा जाता था, जो अभी कंपनी ले रही थी पुराने साल पिछले सालों में, एमपीजी को भूल गई थी, एमपीजी के फिर से वापस आ गया है। एमपीजी के को हल्के में मत लेना, एमपीजी के और एमपी करंट अफेयर्स दोनों के दोनों आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी एमपीजी को हल्के में मत लेना। ठीक है, बाकी का जो आपका ये 40 नंबर का पोर्शन है, ये जो 40 नंबर का आपका पहला पोर्शन है ना, इसमें मैंने बताया क्या क्या, आपकी एक आएगी जीके और एक आएगी आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आपकी बहुत अच्छे लेवल की आती है, अच्छे मतलब कम से कम इसमें आपको 85 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपका होने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग बाकी नंबर की मतलब 25 नंबर के करीब की रीजनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकेंड इसका पार्ट होता है, मैं पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ, लेकिन आता मिसलेनियस पेपर है, कहीं से भी कुछ भी आता है। मैं क्वेश्चन का जो आपको वो बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड पार्ट इसका 30 नंबर का रहता है, और इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों रहती है। तो रीजनिंग यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी आपको, रीजनिंग यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, वहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पर मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जनरल अर्थमेटिक के और एडवांस के भी कुछ 1 2 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ठीक, इसके अलावा आपका जो थर्ड सेक्शन है वो भी 30 नंबर का ही होगा। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और इस वाले में क्या आएगा आपका, एक तो साइंस आएगा और एक आपका मैथ आएगा। तो मैथ यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा।
तो साइंस वही 15 नंबर की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 65 से 70 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आता है, और 30 से 35 नंबर का यहाँ पर आता है जीके और साइंस दोनों मिलाकर। जीके और साइंस दोनों मिलाकर यहाँ पर 30 से 35 नंबर का, 65 से 70 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको अगर इसमें सिलेक्शन चाहिए, एएसआई बनना है, सूबेदार बनना है आपको, हालांकि इस बार एएसआई की पोस्ट कितनी आएगी वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो आपको मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ये सिलेबस आए, मैं दिल से कसम से नहीं चाहता कि ये सिलेबस आए। मैं चाहता हूँ कि ये वाला आपका जो पुराना सिलेबस है ना ये आए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। भाई लिपिक वर्ग का आदमी है, क्लैरिकल जॉब है, तो आपका कंप्यूटर उसमें आना ही चाहिए। हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी भी आना चाहिए। मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है तो एमपीजी के भी आना चाहिए। और गणित थोड़ा बहुत जोड़ घटाना तो बनना चाहिए। तो 10 नंबर की गणित आती है, क्या दिक्कत है भैया इसमें। तो बहुत अच्छा सिलेबस था। मैं तो चाहता हूँ कि ये सिलेबस आए, लेकिन आपकी नई जीओपी आ गई है और सिलेबस आपका बदल गया है। अच्छा, अभी यहीं पर आपको अगर 100 नंबर में आप 85 नंबर पा गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा मेरे भाई। अभी एक प्रोसेस इसमें और बढ़ा दी गई है, उसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या जोड़ दी गई है कि जब आपका सिलेक्शन इसमें होगा ना, तो इसके बाद आपका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर कोई आपको परीक्षा नहीं देनी होगी, यहाँ पर आपको टाइपिंग का टेस्ट देना होगा। 20-20 मिनट के आपके टाइपिंग के टेस्ट होंगे। 600 वर्ड आई थिंक 20 मिनट में टाइप करने होंगे, मतलब 30 से ऊपर की स्पीड विथ एक्यूरेसी। वहाँ पर भी आपको नंबर मिलने वाले हैं या क्वालिफाइंग है, दो में से एक होगा। या तो नंबर मिलेंगे, जैसे हाई कोर्ट में एग्ज़ाम होता है कि कुछ आप गलत टाइप करोगे तो उसके हिसाब से नंबर कटने वाले हैं आपके, या फिर सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, या फिर दोनों को मिला के फिर मेरिट बनाएंगे, या फिर जो फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम हुआ रहेगा 100 नंबर का उसको मिला के आपकी मेरिट बनेगी। तो वो क्लेरिफिकेशन जो है आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी मैंने जितना आपको बताया उतना तो होने ही वाला है। 99.99% चांसेस है कि यही होगा। इसके बाद आपका 2 फेज़ों के बाद, पहला फेज़ में एग्ज़ाम, दूसरे फेज़ में टाइपिंग टेस्ट, और इसके बाद में आपका फाइनल रिज़ल्ट बनाया जाएगा और तब आपका सिलेक्शन होगा। इसमें हाइट वेट के बारे में सब बात करेंगे, और इसमें फ़िज़िकल नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या सर, आपने क्या बोला? हाँ, इसमें फ़िज़िकल नहीं होता है। फ़िज़िकल नहीं होता है मतलब नहीं होता है। इतनी अच्छी जानकारी आपको निकाल के दे रहा हूँ भाई, कोर्स भी नहीं बेच रहा हूँ। मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए भाई मेरे। एसटी वालों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, सबके लिए जो है बोल रहा हूँ, बिजली विभाग के लिए भी बोल रहा हूँ, आपको बहुत ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, सब तो कर रहा है एक बंदा यार आपके लिए। आप एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर सकते तो क्या बोलूँ मैं यार। कर दीजिए अगर आपका मन हो तो भाई। कम्युनिटी पोस्ट में जाकर मेरे वीडियो को मेरे कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर फॉलो करिए। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन वहाँ पर डालता हूँ मैं। और जीके के वीडियो डाला करूँ तो देखा करो मेरे भाई। अभी इसमें बहुत कुछ है बताने को, भग नहीं जाना। ये वीडियो में अभी जो है आधा ही हुआ है, 60% ही बताया, अभी 40% बचा हुआ है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाइए अपना। और जो जीके की वीडियो डालता हूँ ना उसको भी देखा करो भाई, पढ़ोगे नहीं, फालतू की वीडियोस नहीं देखते रहते हो, रील्स वगैरह। आप जीके की वीडियो देखो मेरी, जो इतने क्वालिटी क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, वहाँ से बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन। ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे वीडियो से, एकदम मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, जानते हो आप। तो अगर मुझसे जो नहीं होता मैं दूसरे शिक्षक को आपको रेफरेंस कर देता हूँ। जैसे एसटी वाले बहुत बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है, लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं है। अतुल्य एकेडमी वाले गोपाल सर को अनुभव है उसका, चौहान सर को है, चौहान एकेडमी वाले अनुभव, उनसे जो है आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बार पोस्ट कितनी आने वाली है? इस बार पोस्ट आपकी आने वाली है 400 प्लस पोस्ट आपकी आने वाली है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी जो है हाइट वगैरह के बारे में अपन सब कुछ बात करते हैं। देखिए अब ऊपर अपन सर के ऊपर शारीरिक योग्यताएं देखिए। आपकी हाइट पुरुष में 162 मीटर होनी चाहिए, 162 जो है सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर बोल रहा हूँ, 162 मीटर तो बहुत ऊंचा हो जाएगा भाई। नहीं 162 मीटर नहीं है भाई, 162 सेंटीमीटर। और महिलाओं को 152 सेंटीमीटर। ऊंचाई में कोई छूट नहीं दी जाएगी, स्पष्ट लिखा हुआ है। ऊंचाई आपकी इतनी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है, अभ्यर्थी के शरीर में किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की भर्ती है तो इतना तो जो है फिजिकल मांगेगी ही। तीसरी, अभ्यर्थी के शरीर में नौकनी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके घुटने नहीं जुड़ने चाहिए, आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नौकनी और फ्लैट फुट कैसे चेक करना है, तो आप एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइएगा। अपनी जो नीचे वाली एड़ी होती है ना, एंकल आपका, उसको जोड़कर और एकदम खड़े हो जाइए और देखिए आपके घुटने टच हो रहे हैं क्या। अगर टच हो रहे हैं तो वो नौकनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करिए, सोते टाइम अपने घुटने पर आप जो है पहले पीठ के बल सोइए
और सोते टाइम अपने घुटने पर जो है 1-2 तकिया लगाकर सोइए। 3-4 महीने में आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट कैसे चेक करें? आप एक थाली लेना, थाली में पानी भरना थोड़ा सा, उसमें पैर रखना, मतलब पैर को थोड़ा सा गीला करना और फिर उसको फ़र्श पे रखना। अगर फ़र्श पे आपका पूरा का पूरा पैर आ जा रहा है, पूरा पैर आपका छप जा रहा है, तो मतलब आपको फ्लैट फुट है। पूरा का पूरा पैर नहीं छपना चाहिए। थोड़ा सा जो है अर्धचंद्राकार आकृति बननी चाहिए, तो वो फ्लैट फुट नहीं होता है। और इसको दूर करने के लिए आप जो है एक्यूपंक्चरिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर वाले आपके जूते वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? चिकित्सीय तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आँख से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए तथा आँख की तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 तथा दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुख्य अंगों का रंग भेद मतलब कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए और अभ्यर्थी को कोई गंभीर रोग भी नहीं होना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे भाई? 100 अंकों का प्रश्न होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के बारे में। तो आपका ये दौड़ और नहीं होती है इसमें, मात्र नाप जोक होता है थोड़ा बहुत, ठीक। इसके अलावा देखिए, अब आयु में देखिए, चूँकि इसकी भर्ती कोई भी फॉर्म भर सकता है, तो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने पद 21 से 28 साल होती है और एमपी के बाहर वालों के लिए 21 से 25 होती है। लेकिन मध्य प्रदेश वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, तो 33 साल तक इसकी एज होती है। चूँकि जो है महिलाओं को फिर वो कैटेगरी वाइज जो है मिलता रहता है। लेकिन इस बार 7 साल से भर्ती नहीं आई है, 7-8 साल से, तो आपको 4-4, 5-5 साल का या 3 साल का आपको हर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन या 4-4 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्योंकि 8 साल से नहीं हुई है, कोविड भी आया था बीच में, तो इस कारण आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मतलब जनरल वाले वही 37-38 साल तक के लोग भी भर सकते हैं इसको। बाकी ज़्यादा तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, जितना मुझे पता चला है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको बताने लायक क्या है, देखते हैं अपन, ऊपर देखते हैं। पोस्ट वगैरह देखता हूँ मैं आपको और जानकारी देता हूँ कि पोस्ट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया था पिछली बार, ठीक है। पूरा वीडियो में बने रहिए भाई, तभी आपको जो है पूरी जानकारी मिल पाएगी। अब देखिए, पैसा बाबू भैया पैसा, आप क्यों नौकरी कर रहे हो पैसे के लिए? तो बाबू भैया, आप अगर एएसआई बनते हो तो 5200 से 20,200 रुपये आपका बेसिक चलेगा और 1900 ग्रेड पे चलेगा। और काला कानून रॉलेट एक्ट लगा हुआ है, पहले साल 70% सैलरी मिलती है। तो बाबू भैया, इसके हिसाब से आपकी 19,000 के करीब पहले महीने सैलरी बनेगी। पहले साल 19,000 के करीब, दूसरे साल फिर 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल आपको फुल सैलरी 27-28 हज़ार रुपये मिलेगा। इसके अलावा सूबेदार की बड़ी पोस्ट होती है भैया, 2 स्टार लगते हैं इसमें और 9300 से 34,800 और 3600 ग्रेड पे, मतलब एसआई की ग्रेड पे में रहते हैं। इनकी 40-45 हज़ार आराम से सैलरी बनती है। दोनों का जो है वो देख लेते हैं, क्या अरे क्वालिफ़िकेशन, तो सहायक उप निरीक्षक, ठीक है, इसका देख लेते हैं आप। 12वीं पास होने चाहिए। सहायक उप निरीक्षक के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास CPCT होना चाहिए हिंदी टाइपिंग में। ये देखिए लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग। कंप्यूटर दक्षता में पास होने चाहिए, मतलब जो थ्योरी पेपर होता है 75 नंबर का, उसमें आप 38 नंबर या 38 नंबर से ज़्यादा प्राप्त हो आपका। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपके पास कंप्यूटर का कुछ भी डिग्री, डिप्लोमा है, कोपा है, PGDCA है, DCA है, सब यहाँ पर मान्य किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भैया, आप जो है ज़्यादा जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपको चाहिए ये तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अपन PDF डाल देगा, वहाँ से आप देख सकता है, ठीक। इसके अलावा सूबेदार का क्या रहता है? सेम रहता है भाई, इसमें भी 12th पास मांगता है इसमें। लेकिन आपका मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा AICTE से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण पत्र अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए आपके पास, मतलब स्टेनोग्राफी का कुछ होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हो, वो भी 100 की स्पीड वाला। इसके अलावा आपके पास PGDCA भी होना चाहिए आपके पास, मतलब PGDCA बस नहीं, जो भी आपका कंप्यूटर का डिग्री, डिप्लोमा जो भी है। इसके अलावा आपके पास CPCT होना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक। और CPCT यहाँ पर क्या मांगा गया है, और
हाँ, सूबेदार स्टेनो वालों के लिए मैंने नहीं बताया, इनके लिए भी बाद में स्टेनो का टेस्ट लिया जाएगा। मुझे बोला था ना, मैं मुझे याद दिलाना भैया, भूला भूला वो वाला देखियो ना गोलमाल में, वही हो जाता अपने साथ। तो स्टेनो वालों का भी प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा और इनका जो है स्टेनो लिया जाएगा 100 की स्पीड वाला, टाइपिंग वगैरह भी इनका भी होगा और एएसआई में सिर्फ टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और क्या है भैया इसमें, कितनी पिछली बार पोस्ट आई थी। अच्छा, यहाँ पर नोट ज़रूर देख लेना, बीएससी बीकॉम डिग्री है जिसमें केवल एक विषय के रूप में आपने कंप्यूटर पढ़ा है ना अपनी डिग्री में, तो वो मान्य नहीं होगा भैया। आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है इंटीग्रेटेड कोर्स ही होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ लिया कंप्यूटर तो हो गया आपका, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। ऐसे में तो फिर आप ही बस होशियार थोड़ी ना हो। यहाँ पर मध्य प्रदेश क्या लिखा हुआ था। अच्छा, और अभी एक और न्यूज़ आई थी कि आपका रोज़गार पंजीयन रखना अनिवार्य नहीं है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी, और आपका ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 से 2 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। ये जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है और अगस्त में भी आ सकता है। इन 3 महीनों के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बोलोगे इतना टाइम लगेगा, अरे इतना टाइम लगेगा क्या, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है सिलेबस। आबकारी का भरे होगे ना, उसके लिए पढ़ते जाओ, उसके बाद आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप भर देना फॉर्म, बढ़िया से तैयारी करो, आपके पास टाइम भी मिला हुआ है, 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है और ऐसी वैकेंसी में एक बार नौकरी लग जाने भैया मज़े ही मज़े होते, पैसे ही पैसे होते हैं, समझ रहे हो ना। देखो पिछले साल ऐसी वैकेंसी आई थी, देखो ऐसे मतलब टोटल एएसआई की कितनी थी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 381 वैकेंसी थी, ठीक है। और सूबेदार की पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, 127। सूबेदार की 127 वैकेंसी थी पिछली बार। इस बार 400 प्लस एएसआई की वैकेंसी है। और इसमें बताने लायक क्या है भाई, और अभी ज़्यादा जानकारी तो आपको अब जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। देखो आपकी 2017 में आई थी, 18 हो गया, 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब कितना 1 2 3 4 5 6 7 8वें साल आपकी वैकेंसी आ रही है। बोलोगे सर आप ऐसा क्यों गिन रहे हो, क्योंकि बचपन में मुझे सिखाया गया था ऐसे ही गिनना, इसलिए मैं ऐसे गिन रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है ना। हाँ, 2017 में आखिरी बार आपका आया था, 8 साल बाद आ रही है भैया। और पिछली साल का कट ऑफ कितना था मालूम है आपको क्या? तो 75 नंबर के नीचे ही था, शायद 71-72 नंबर कट ऑफ था। इतना कम कट ऑफ था, इतने में तो सबका हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, आपको 85 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2017 की बात थी। अभी क्या है, 2025 है, बहुत एडवांस लड़के निकल गए हैं। पहले बहुत, उस टाइम पे सीपीसीटी नया आया था तो बहुत लोगों के पास नहीं था। अभी ये सीपीसीटी वाला क्रेज़ जो है बहुत लोगों के पास हो गया है और सबने सीपीसीटी कर लिया है, तो आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। जो भी आपको कट ऑफ बता रहा है ना कि आपका 70 नंबर में हो जाएगा, उसके चैनल को अभी कभी अनसब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समझे? तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपको 85 नंबर का टारगेट रखना है, तभी आपकी नौकरी लगेगी, नहीं तो हवा-हवाई में हो जाओ भैया। देख रहे हो इतने घपले हो रहे हैं, बिजली विभाग में अभी क्या आधे पोस्ट में जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया उनने। तो बहुत जो है लफड़ेबाजी है, मध्य प्रदेश में नौकरी पाना बड़ी टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो हम आपको यही एकदम ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए आए थे। आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो में जानकारी मिली हो कुछ भैया दिल से, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहेगा तो उसको भी ज्वाइन कर लेना भैया, वहाँ भी बहुत अच्छी पीडीएफ वगैरह हम देते रहते हैं, ठीक है। चाहे चलें अब, ठीक है भैया, तो चलते हैं, राम राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप बोलोगे बार बार सब्सक्राइब करने को क्यों बोलता है, क्योंकि मेरा फ़ायदा है ना इससे, इसलिए बोलता है भाई। चलो राम राम भाई।